निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अश्वत्थ दामोदरन साहब के रिपोर्ट की हाईलाइट को बताने वाले इस वीडियो में मैं कबीर के दोहे का इस्तेमाल क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अश्वत्थ दामोदरन साहब ने भी अपने रिपोर्ट के एंड में एक जो बात कही और वो काफ़ी हद तक इस कबीर के दोहे से रिलेवेंस रखती है। मैं उसका मतलब आपको ये बताना चाहूँगा कि अश्वत्थ दामोदरन साहब ने भी ये बताया कि इंडिया में ज़्यादातर बुलिश एनालिस्ट जो हमेशा ही हर स्टॉक के बड़े टारगेट्स देने पर बिलीफ रखते हैं या किसी स्टॉक के बढ़ने की बात करते हैं, उनको एक इज्जत के नज़रिए से देखा जाता है। बट एट द सेम टाइम जो एनालिस्ट किसी भी स्टॉक के ओवर वैल्यूएशन को बताता है या उनके गिरने के स्थिति को समझाने की कोशिश करता है, उसे उतने रेस्पेक्ट से नहीं देखा जाता। और यही वो कारण है जिसके कारण से इंडिया में कई ऐसे एनालिस्ट थे जो पिछले कई समय से ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि अदानी इंटरप्राइजेस या अदानी ग्रुप के जो वैल्यूएशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा महंगे हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद अदानी के शेयर्स लगातार बढ़ रहे थे। और फाइनली एक ऐसा समय आया जब एक फॉरेन बेस्ड शॉर्ट सेलिंग कंपनी हिंडनबर्ग के एक रिपोर्ट के आ जाने पर हमने अदानी के शेयरों में एक बड़ा वैल्यू इरोजन होता हुआ देखा, जहां पर पे शेयर्स एक एक दिन में 30 से 40% हमको दिखाई देने लगे। तो इसीलिए शायद अगर हम एक अच्छी इकोनॉमी बन रहे हैं, हम ये मानते हैं कि अगला 10 साल इंडिया का रहने वाला है, तो कहीं ना कहीं एनालिस्ट की इंडिपेंडेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक शॉर्ट साइड या किसी भी शेयर को ओवर वैल्यूड बताने वाले एनालिस्ट को भी उतनी ही इज्जत देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि अश्वत्थ दामोदरन साहब हैं कौन, तो मैं सबसे पहले बता दूं कि ये न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं वैल्यूएशन के, जहाँ पर पे ये कॉर्पोरेट फाइनेंस पढ़ाते हैं, वैल्यूएशन पढ़ाते हैं और इन्हें डीन ऑफ वैल्यूएशन भी कहा जाता है। आज भी हमारे इंडिया में ऐसे कई एमबीए कॉलेजेस हैं जहाँ पर वैल्यूएशन और कॉर्पोरेट फाइनेंस पढ़ाया जाता है। और इनफैक्ट मैं भी जिस कॉलेज से पढ़ करके आया हूँ वहाँ पर भी इक्विटी वैल्यूएशन के लिए जो किताब का इस्तेमाल किया जाता है वो अश्वत्थ दामोदरन जी की ही किताब है। तो आप समझ ही सकते हैं कि किस तरीके का इंपॉर्टेंस अब ये रखते हैं वैल्यूएशन के पैरामीटर पर। और पहले भी इन्होंने जोमेटो के शेयर पर अपनी इक्विटी वैल्यूएशन करी थी और उन्होंने शेयर का फेयर वैल्यू 45 रुपये का बताया था, जब इस कंपनी के शेयर 180 रुपये के आसपास आपको लिस्ट होते हुए दिखाई दे थे। हाल फिलहाल में इन्होंने टेस्ला पर भी अपनी एक रिपोर्ट निकाली थी जिसमें इन्होंने टेस्ला के शेयर को काफ़ी नीचे के वैल्यूएशन दिए थे और लगातार हमने टेस्ला के शेयर्स पर गिरावट भी देखी थी। अब बात करते हैं अश्वत्थ दामोदरन साहब की उस रिपोर्ट के बारे में जिन्होंने हाईलाइट करने की कोशिश करी कि उन्हें इस शेयर का फेयर वैल्यू क्या लगता है, उनका क्या टेक है इस पूरे के पूरे हिंडनबर्ग रिपोर्ट में। तो जैसा कि सबसे ज्यादा जो बातचीत है, सबसे ज्यादा जो पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन अभी बना हुआ है वो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है। तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर उनका पहले क्या कहना था उसे समझते हैं। तो सबसे पहला जो एलिगेशन लगाया था हिंडनबर्ग ने वो था कि मॉरिशस बैक्ड शेल कंपनीज अडानी के ही पैसे को वापस से एक एफआईआई के थ्रू इंडिया में इन्वेस्ट करती है और अपने शेयरों के मार्केट कैप को बढ़ाती है, या यूं कहें तो अपने ही शेयरों को अदानी ग्रुप्स एक मॉरिशस बैक्ड शेल कंपनीज की मदद से बढ़ाती है या उनके प्राइजेस को लगातार इंक्रीज करते रहती है। तो अश्वत्थ दामोदरन ने इस पर क्लियर कहा कि ये चीज़ थोड़ी सी डाइसी दिखाई देती है। एक तरह से मार्केट कैपिटलाइजेशन की अगर आप बात करें तो ये कुछ हद तक सही दिखाई देती है, लेकिन अगर आप प्राइजेस के बढ़ने के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो इतने ज़्यादा डिलीवरेबल वॉल्यूम्स पिछले कई समय से या पिछले कई महीनों से अदानी के शेयरों में नहीं देखे गए, जब ये शेयर 1500 से 3000 या 2000 से 4000 रुपए के प्राइजेस पर बढ़ रहा था। तो ये एलिगेशन उतने हद तक सही नहीं दिखाई देती, लेकिन मार्केट कैपिटलाइजेशन के बढ़ने से एक जो क्रेडिट वर्थीनेस है वो भी कंपनी की बढ़ती हुई दिखाई देती है, जिससे वो और फर्दर लोन इंक्रीज कर सकते हैं, और ये बात बिल्कुल सच है। वहीं पर जो दूसरा एलिगेशन हिंडनबर्ग ने लगाया था वो था कि ये एक तरह से कॉन कंपनी है या एक तरह से ये पूरा का पूरा स्कैम चलाया जा रहा है और बहुत बड़े लेवल का वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन ऑफ द हिस्ट्री अदानी ग्रुप है, ऐसा हिंडनबर्ग का मानना था। और उस पर भी अश्वत्थ दामोदरन साहब का जो टेक था वो था अदानी मुझे एक कॉन कंपनी के जैसे दिखाई नहीं देती। कॉन कंपनीज आप उनको कह सकते हैं जो बिल्कुल ही 1 रुपए का भी प्रॉफिट जनरेट नहीं करती और सीधे तरीके पर लोगों को बेवकूफ़ बना करके अपना ही जेब भरती है। लेकिन यहाँ पर अदानी ग्रुप ऐसी कंपनी नहीं है जिनके पास में कोई एसेट ना हो, जो कोई भी लेवल की प्रॉफिटेबिलिटी अपने शेयर धारकों के लिए नहीं बनाती। तो किसी तरीके से इस कंपनी को एक कॉन कंपनी कहना काफ़ी हद तक गलत होगा। ये अश्वत्थ दामोदरन सर का टेक है। उसके बाद से हिंडनबर्ग ने यह भी कहा कि कंपनी काफ़ी ज़्यादा ओवर लेवरेज्ड है और करंट रेशियो को देखा जाए तो ये कंपनी कभी भी बद से बदतर हो सकती है और अपने लोन
लोन्स पर डिफ़ॉल्ट कर सकती है। तो इस पर अश्वत्थ दामोदरन साहब का जो टेक था वो ये था कि कंपनियां सिर्फ और सिर्फ करंट रेशियोज़ के आधार पर नहीं नापी जानी चाहिए। और अगर हम अदानी इंटरप्राइजेस की बात करें स्पेसिफिकली, तो एक इंफ्रास्ट्रक्चरल कंपनी होने के कारण इस तरीके की कंपनियां जो होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा लेवरेज लेती हैं और यहाँ पर पे आपकी कमाई जो होती है वो काफ़ी कम होती है। यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चरल कंपनी जो होती है उसको लगातार बड़ा पैसा अपने बिजनेस पर लगाते रहना पड़ता है और एक थिन मार्जिन, एक स्लिम मार्जिन ही वो अपने लिए जनरेट कर पाती है, जैसे कि 2%, 5%, 7%, 10%। बहुत बड़ा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आप इस तरीके की कंपनी से नहीं देख सकते। तो इसलिए करंट रेशियो को देखते हुए या ओवर लेवरेज को देखते हुए सिर्फ ये कह देना कि अदानी ग्रुप एक स्कैम कंपनी है या एक कौन कंपनी है, वो काफ़ी ज़्यादा गलत होगा। लेकिन चिंताजनक स्थिति ज़रूर है, लेवरेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ और पिछले कई सालों से अगर आप स्पेशली देखें 2012 के आसपास से भी अगर आप देखना चाहें इस कंपनी को, तो इस कंपनी ने केवल डेट के ऊपर ही अपने लिए फंड रेज किए हैं। कंपनी ने कभी भी इक्विटी बैक्ड फंड्स रेज करने की कोशिश नहीं की है। जो हाल फिलहाल का एपीओ था 20,000 करोड़ का, वो कहीं ना कहीं एक इक्विटी बेस्ड फंड रेज करने की कोशिश थी जिसे बाद में कैंसिल कर दिया गया। लेकिन ज़्यादातर ये कंपनी डेट बेस ही फंड रेज करने की कोशिश करी और जो एक चिंता का विषय है। और इसी कारण से कंपनी की जो कंपनी में जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो लगातार 70 से 75% के आसपास में आपको खड़ी दिखाई देती है। और ये कंपनी अभी हाल फिलहाल की नहीं, ये कंपनी 1995 से है। तो इतने समय हो जाने के बावजूद अगर रिटेलर का पार्टिसिपेशन या प्रमोटर की होल्डिंग में गिरावट अगर देखने को नहीं मिल रही है तो ये चिंता का विषय है। और ऐसा नहीं है कि ये कंपनी बहुत ज़्यादा नोन नहीं है, उसके बावजूद भी अगर प्रमोटर की होल्डिंग 70 से 75 के आसपास में खड़ी हुई है तो डेफिनेटली ये चिंता का विषय है। ये अश्वत्थ दामोदरन साहब ने अपनी रिपोर्ट में कहा। अश्वत्थ दामोदरन साहब ने अपनी रिपोर्ट पर हिंडनबर्ग के रिपोर्ट को एक तरह से हाइपरबोलिक रिपोर्ट का दर्जा दिया है, यानी कि अपने ही बात को प्रूव करने के लिए चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताना। और उन्होंने सीधे इस बात को नकारा है कि ये कंपनी एक कौन कंपनी हो सकती है और उसके लिए क्या रीजंस उन्होंने दिए वो भी मैं आपके सामने ऑलरेडी रख चुका हूँ। ये तो उनका टेक था हिंडनबर्ग पर। अब उनके क्या अपने वैल्यूएशन पैरामीटर हैं और उसके आधार पर उन्होंने क्या बताने की कोशिश करी उसको समझते हैं। अश्वत्थ दामोदरन सर ने सबसे पहली जो पॉइंट हाईलाइट करी कि एक तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, अगर हम सिर्फ स्पेसिफिकली अदानी इंटरप्राइजेस के बारे में बात करें, और इस तरीके की इंफ्रास्ट्रक्चरल कंपनी को काफ़ी ज़्यादा फंड्स की आवश्यकता होती है। चाहे आप किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को उठाकर देखें, उन्हें हमेशा से एक फंड इंक्लूसिव बिजनेस कहा जाता है जहां पर बार बार फंड्स की आवश्यकता पड़ती है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के फ्रंट पर भी आपको काफ़ी स्लिम प्रॉफिट्स देखने को मिलता है। तो जिस तरीके के अभी प्रॉफिट मार्जिन पर अदानी इंटरप्राइजेस ट्रेड करती है 2-3 इस तरीके के, तो ये कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ दिख सकता है और आगे चल करके अपने वैल्यूएशन को थोड़ा बहुत बेहतर बनाती हुई दिखाई दे सकती है। लेकिन बहुत बड़े ऑपरेटिंग प्रॉफिट के जंप्स के बारे में यहाँ पर अश्वत्थ दामोदरन साहब भी नकारते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आप यहाँ पर 20-30% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बिल्कुल देखने का एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अगर दूसरे पॉइंट के बारे में बात करें तो उन्होंने ये बिल्कुल माना कि जिस तरीके की स्थिति अभी इनके बुक्स पर डेट की है वो काफ़ी चिंताजनक है और अगर ये जल्दी से जल्दी इसको रिड्यूस करते हुए नहीं दिखाई देंगे तो बिल्कुल स्थिति बिगड़ती हुई दिखाई दे सकती है। और इन्हीं सारे वैल्यूएशंस को देखते हुए उन्होंने अपने फेयर वैल्यूएशन को भी आप सभी के सामने रखने की कोशिश करी और उनका जो फेयर वैल्यूएशन इस पर्टिकुलर शेयर के लिए था वो 945 रुपये प्रति शेयर का दाम था। और अगर हम फ्राइडे के लोस को देखें तो समहाउ 1000 रुपये के लोस के आसपास से अदानी इंटरप्राइजेस की कंपनी के शेयरों में 40% के आसपास का उछाल हमको आते हुए दिखाई दिया। तो कहीं ना कहीं एक फेयर वैल्यूएशन के आने के बाद से शेयरों में उछाल आया, ये आप मान सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ एक जो सबसे बड़ी बात अश्वत्थ दामोदरन साहब ने करी वो ये करी कि इसी तरीके के स्थिति के कारण जो शुरुआत मैंने कबीर का आपको दोहा सुनाया, उन्होंने इस बात को रखने की कोशिश करी कि इंडिया में जो बुलिश एनालिस्ट होते हैं या जो बड़े टारगेट्स, बड़ी एक्सपेक्टेशंस की बात करते हैं उनको बहुत अच्छे से सुना जाता है, लेकिन वहीं पर जो गिरावट की बात करते हैं या जो ओवर वैल्यूएशन की बात करते हैं उनको उतने इंटरेस्ट से नहीं सुना जाता। तो कहीं ना कहीं इंडिया को अब इस चीज़ के ऊपर में ध्यान देना पड़ेगा ताकि आने वाले समय में इस तरीके के रिपोर्ट के कारण से हमारे यहाँ के शेयरों में बड़ी गिरावट आती हुई ना दिखाई दे। दूसरी बात जो उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट कही कि इंडिया की इकोनॉमी में जो मेजर कंट्रीब्यूटर है वो कहीं ना कहीं ऐसे कंपनीज हैं जो फैमिली बिजनेस हैं।
हमारे यहाँ पर पे ऐसी बहुत सारी कंपनी हैं जो फैमिली बिजनेस हैं और आप उन सारी फैमिली बिजनेस का नाम भी जानते हैं, जैसे कि आदित्य बिरला ग्रुप, टाटा ग्रुप। तो उन्होंने कहा कि इंडिया में इतने जो दुनिया में हाईटेक कंपनीज का जो एक रिवॉल्यूशन चल रहा है, वहीं पर पे इंडिया आज भी अपने फैमिली बिजनेस कंपनीज के ऊपर में ही डिपेंडेंट है अपनी इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए। तो ये थोड़ा एक चिंता का विषय हो सकता है जिसके बारे में इंडिया को ज़रूर सोचना चाहिए, क्योंकि उनका ये मानना है कि अगर कोई फैमिली बिजनेस होती है तो कई बार अपना स्टेक मेंटेन करने के लिए, अपने कंपनी में अपना कंट्रोल मेंटेन करने के लिए वो कई बार गलत तरीकों का इस्तेमाल करती है, जिसके कारण से ये कंपनियां थोड़ी रिस्की टू इन्वेस्ट हो जाती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था और इससे डेफिनेटली इंडिया को सबक लेनी चाहिए। तो सीधे अगर हम समराइज करने की कोशिश करें इस पूरे रिपोर्ट को, तो कहीं ना कहीं हिंडनबर्ग के बहुत सारी बातों को उन्होंने सिरे से नकारा है और उन्होंने सीधे सीधे तौर पर ये कहा है कि अदानी ग्रुप एक कौन कंपनी नहीं है, एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चरल कंपनी है जो काफ़ी कॉम्पिटेंस है, बहुत अच्छे तरीके से ऑपरेट भी कर रही है कॉम्पिटेंसी के साथ में। और आने वाले समय में इनके मार्जिन्स में अगर अपटिक आता है तो इनके वैल्यूएशन में एक कूल ऑफ देखने को हमको डेफिनेटली मिल सकता है। बट एट द सेम टाइम उन्होंने ये भी कहा कि जो अगर एलिगेशंस लग रहे हैं उनमें से खास करके जो शेल कंपनीज का एलिगेशन है जिसके कारण से उन्होंने अपने मार्केट कैप को बढ़ा करके रखा हुआ है, अगर ये सच है तो ये काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक है और ये इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को काफ़ी ज़्यादा हिट करता हुआ दिख सकता है। और इसीलिए उन्होंने सलाह भी दी है कि इंडिया को सिर्फ फैमिली बिजनेस पर ओरिएंटेड नहीं रहना चाहिए। बहुत सारे जो एसएमई कंपनीज़ हैं या ऐसे कई स्टार्टअप्स हैं जो उभरते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन इंडियन बिजनेस का जो रुख है वो लोन देने के मामलों पर भी कहीं ना कहीं फैमिली बिजनेस को लोन देने पर काफ़ी सहज नज़र आता है। तो ये थी पूरी की पूरी हाइलाइट्स अश्वत्थ दामोदरन सर की तरफ से। उन्होंने दिया है फेयर वैल्यूएशन 945 रुपये प्रति शेयर का भाव उन्होंने बताने की कोशिश की है, 945 रुपीज़ पर शेयर। अब मैं आपसे पूछता हूँ और आप पर छोड़ता हूँ कि आप इस पूरे प्रकरण को किस आधार पर देखते हैं और आपका क्या टेक है इस पूरे के पूरे अदानी मामले में। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल स्टॉक वाणी को, जिसका प्राइम मोटो है नॉलेज ही सबसे बड़ा वेल्थ है, यानी कि ज्ञानस्य परमो धनः। धन्यवाद।